तो कहानी की शुरुआत में हमें 18 सितंबर 2019 का दिन बताया जाता है। मीटिंग में बैठे सभी बोर्ड मेंबर एडम नाम के आदमी को कंपनी से निकालने के लिए वोटिंग करते हैं और वो सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि एडम को कंपनी से निकाल देना चाहिए। एडम जो अभी भी अपने घर में सो रहा था वो सोकर उठता है और उसके उठते ही उसकी खातिरदारी शुरू हो जाती है। अब एडम उठकर अपनी वाइफ रेबेका के साथ अपने ऑफिस जाता है, जहां एडम का सेक्रेटरी एडम को बताता है बोर्ड ने अर्जेंट मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया है। तब एडम अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है उन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। तब एडम का सेक्रेटरी एडम को न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है इस आर्टिकल की वजह से, जिस आर्टिकल में लिखा था एडम ने वीवर्क कंपनी बनाई और उसी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यह देखकर एडम काफी गुस्सा होता है और वो चिल्लाने लगता है। आगे एडम और रेबेका वीवर्क के ऑफिस में जाते जहाँ पर बोर्ड मीटिंग चल रही थी। जैसे ही एडम मीटिंग रूम में जाने के लिए दरवाजा खोलता है वैसे ही हमें 12 साल पहले का समय बताया जाता है, जब एडम एक बहुत ही मामूली आदमी हुआ करता था और वो किसी तरह से पैसा बचाकर नए नए स्टार्टअप आइडिया पर वर्क किया करता था। इसी तरह एडम ने सबसे पहले बेबीज के लिए नी पैड आइडिया पर वर्क किया था, ताकि बेबी जब कभी चलने का ट्राई करे तो उनके घुटने सेफ रहे। इसी तरह एडम ने कोलैप्सिबल हील आइडिया पर भी काम किया, जिसमें इच्छा के अनुसार जूती की हील को हटाया जा सकता था। जब एडम अपने इन्वेस्टर को आइडिया पिच कर रहा होता है उसी दौरान मॉडल जूती की हील को हटाने लगती है और इससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। इस तरह से एडम के दोनों ही आइडियाज फेल हो जाते हैं और कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे एडम इन्वेस्टर और लोगों के सामने अपने एक और आइडिया को पिच कर रहा था। आगे एडम अपनी पिच में कहता है सोच के देखो आज न्यूयॉर्क जैसे शहरों में एक रूम का रेंट कितना होता है। यदि आप कोई कॉलेज ग्रेजुएट हो या कोई जॉब कर रहे हो तो आपका न्यूयॉर्क सिटी में 1 बेडरूम का रेंट तकरीबन $38,000 होगा। सोच के देखो यदि हम लोगों को उसी सिटी की उसी बिल्डिंग में अफोर्डेबल स्पेस प्रोवाइड करवाए जहां पर लोगों के लिए सारी एमिनिटीज हो। एक्चुअल में मैं कम्युनल लिविंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जहां पर लोग अपने स्पेस, अपने एक्सपेंसेस, अपने एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करेंगे। वेलकम टू कॉन्सेप्ट लिविंग। आप 5 मिलियन की वैल्यूएशन पर मेरे साथ आकर दुनिया बदल सकते हैं। एडम वहां बैठे सिल्वेस्टर नाम के इन्वेस्टर से पूछता है आपकी इस बारे में क्या राय है। तब सिल्वेस्टर कहता है मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया, पर मैं तुम्हारे इस आइडिया के साथ नहीं हूँ। इस तरह से सिल्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए ना कह देता है। पर एडम की इस स्पीच को वहां पर बैठा मिगेल नाम का लड़का भी सुन रहा था और मिगेल को एडम के इस आइडिया पर विश्वास हो गया था, इसलिए मिगेल एडम से बाहर जाकर मिलता है। तब मिगेल एडम से कहता है मैं तुम्हें $5 मिलियन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें चीप ऑफिस स्पेस दिलवा सकता हूँ। एडम भी मिगेल की इस बात के लिए तैयार हो जाता है और आगे मिगेल एडम को ऑफिस स्पेस दिखाने के लिए ले जाता है। एडम उस बिल्डिंग में जाकर देखता है तो वो ऑफिस स्पेस एक फ्लोर के बराबर था। यह देखकर एडम खुश होता है और उस जगह की तारीफ करने लगता है। तब मिगेल कहता है लेकिन हमारा ऑफिस तो यहाँ पर है। आगे मिगेल एडम को ऑफिस दिखाता है जो कि एक रूम के बराबर था और उसकी हालत काफी खस्ता थी। तब एडम पूछता है इसका रेंट कितना है। तब मिगेल कहता है $750। आगे एडम $20 पर पर्सन के हिसाब से एक रूफटॉप पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ऑफिस रेंट के पैसे को कलेक्ट करने के लिए। उस पार्टी में रेबेका नाम की लड़की भी आती है जिसकी बातें एडम को काफी अच्छी लगती है, इसलिए एडम रेबेका के पीछे लिफ्ट में चला जाता है और वो उससे कहता है ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की थी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। लेकिन रेबेका इनकार करके वहां से चली जाती है। अगले दिन एडम रेबेका के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रेबेका योगा सिखाया करती थी। अगले दिन रेबेका शॉपिंग कर रही थी और एडम वहां भी पहुंच गया था। एडम रेबेका को डेट पर चलने के लिए काफी मनाता है और आखिर में रेबेका मान जाती है। शाम को रेबेका उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मिलने का तय हुआ था, लेकिन एडम 45 मिनट वहां पर लेट आया था। इस बात पर रेबेका गुस्सा होकर एडम को बुरा भला सुनाने लगती है और वो कहती है तुम एक फेल आदमी हो, इसलिए तुम्हारे सारे बिजनेस आइडिया भी फेल हो जाते हैं। एडम को काफी बुरा लगता है, इसलिए अगले दिन वो रेबेका की योगा क्लास में पहुंचकर रेबेका के बॉस से कहता है तुमने बिजनेस चला रखा है, ये बकवास है। तुम अपनी वेबसाइट पर योगा टी शर्ट और होली वाटर तक बेच रहे हो और इन सब से तुम काफी पैसा कमाते हो। रेबेका तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम करती है और तुम उसे $1 पर स्टूडेंट देते हो। अब मैं रेबेका को उसका नया स्टूडियो दिलवाऊंगा जहां पर वो तुम्हारे सारे योगा स्टूडेंट को अपने साथ ले जाएगी और उनको योगा सिखाकर सारा पैसा रेबेका के पास जाएगा, ना कि तुम्हारे पास। अब एडम की ये सारी बातें सुनकर रेबेका उससे इम्प्रेस होकर उसे वहीं पर किस करने लगती है और आगे वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और एक दिन रेबेका एडम से कहती है तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, तुम जो चाहे वो लोगों को बेच सकते हो, इसलिए अपने पैशन को मत छोड़ो, जो तुम पाना चाहते हो उसका पीछा करो। रेबेका की ये बात सुनकर एडम उस ऑफिस स्पेस पर जाता है जो उसने रेंट पर ली थी
और वहाँ पर कुछ सोचकर एडम मिगेल से जाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? हम ऑफिस स्पेस को शेयर करेंगे। मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट लिविंग का आइडिया दिया था, पर मुझे लगता है वर्क प्लेस का आइडिया ज्यादा काम करेगा। तब मिगेल कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? तब एडम कहता है, क्योंकि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जिसे मुझे पे ना करना पड़े। यह सुनकर मिगेल हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। आगे वो दोनों उस आदमी से मिलते जिसका वो पूरा फ्लोर था जहाँ पर उन्होंने ऑफिस रेंट पर लिया था। आगे एडम रेंडल नाम के उस आदमी को ग्रीन डेस्क का आइडिया पिच करता है जो कि वर्क प्लेस शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तब रेंडल कहता है, तुम बड़ी मुश्किल से एक रूम का रेंट दे पाते हो और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें पूरा फ्लोर दे दूं। तब एडम कहता है, तुम्हारे पास पूरा फ्लोर मौजूद है और आज भी वो खाली है। कल हम हमारा आइडिया लेकर तुम्हें पिच करने के लिए आएंगे और अगर तुम मना करोगे तो तुम $1 बिलियन की अपॉर्चुनिटी खो दोगे। अब आगे एडम मिगेल को 17 पेजों की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहता है और मिगेल पूरी रात जागकर वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है और अगले दिन वो वापस रेंडल के सामने प्रेजेंटेशन लेकर जाते हैं। तब रेंडल कहता है, तुमने प्रेजेंटेशन काफी अच्छी बनाई है, लेकिन ये मुझे सूट नहीं करेगा। फिर भी एडम की बात सुनकर रेंडल इसके लिए मान जाता है। अब एडम और मिगेल के पास एक बड़ी ऑफिस स्पेस मौजूद थी जहाँ पर वो छोटे छोटे ऑफिस केबिन बनवा देते हैं। अब जो लोग बड़े ऑफिस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो लोग ये छोटे केबिन्स ले रहे थे, जहाँ उनके पास ऑफिस केबिन के साथ साथ एक बड़ी स्पेस मौजूद थी जहाँ पर वो एक्टिविटी कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे और फन भी कर सकते थे। एडम का यह आइडिया सक्सेस हो गया था। आगे एडम और मिगेल रेंडल से वापस मिलकर कहते कि उन्हें मैनहट्टन में भी स्पेस चाहिए होगी। तब रेंडल कहता है, तुम मैनहट्टन क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पर हमारे पास अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, तुम यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। एडम कहता है, मैं बस मैनहट्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरिस भी जाना चाहता हूँ, मैं दुबई भी जाना चाहता हूँ। अब या तो तुम हमें हाँ कहो या इस डील से बाहर हो जाओ। तब रेंडल और इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है और एडम ने जो ऑफिस सेटअप रेंडल की जगह पर किया था, एडम वो सेटअप रेंडल को $500,000 में बेच देता है। आगे मिगेल एडम से कहता है, मैनहट्टन में जगह के लिए लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। एडम कहता है, और अगर वो लोग कन्विंस होके हाँ कह देंगे तो? मिगेल, मेरे साथ काम करने से पहले तुम्हें 1 घंटे का $15 मिला करता था और अब हमने हमारा सेटअप रेंडल को 20 मिनट के अंदर $5 लाख में बेचा है। हमने हमारे कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने प्रूव किया है, अब हमें लोग ना नहीं कह पाएंगे। लेकिन जैसा एडम सोच रहा था होता इसके बिल्कुल विपरीत है। एडम के इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग ना कह देते। कोई भी मैनहट्टन में अपनी स्पेस एडम को देने के लिए तैयार नहीं होता। सभी से नो सुनने के बाद एक आखिरी लेडी एडम से कहती है, अभी अभी हाउसिंग क्रैश हुआ है और तुम इस बीच ही आइडिया लेकर आए हो। हमें बैंक का बहुत बड़ा लोन चुकाना है और तुम्हारे पास तो रेंट देने का पैसा भी नहीं है। मैं तो क्या तुम्हें कोई भी रेंट पर इस समय ऑफिस स्पेस नहीं देने वाला। अब दोस्तों, ये 2008 का हाउसिंग क्रैश था और कोई भी एडम के आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन येवगेनी रेसेकेव नाम का आदमी उनसे मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है जिसके पास एक स्पेस मौजूद थी। जब एडम उस स्पेस को देखता है तब येवगेनी कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से अपना आइडिया बताओ। यह सुनकर एडम समझ जाता है कि येवगेनी तैयार नहीं होने वाला, इसलिए वो येवगेनी से कहता है, हमें आपकी स्पेस की जरूरत नहीं है। यह सुनकर येवगेनी को बुरा लगता है और वो कहता है, लेकिन तुम मना क्यों कर रहे हो? तब एडम कहता है, आप ठीक से इस फ्लोर को देखिए, यहाँ की खिड़कियों को देखिए, यहाँ की हालत काफी बुरी है। हमें हमारे लिए कोई अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग कम्युनिटी बिल्ड कर पाए और ये कम्युनिटी लोगों की लाइफ स्टाइल को बढ़ावा दे। तब येवगेनी कहता है, चलो बताओ तुम यहाँ पर क्या बदलाव चाहते हो। यह सुनकर एडम उसे इमेजिन करने के लिए कहता है वो कैसा इंटीरियर तैयार करवा के कैसा ऑफिस स्पेस बनवाना चाहता है। यह सुनकर येवगेनी एडम के आइडिया से इम्प्रेस होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तब एडम कहता है, हमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम तो हमारे लिए इन्वेस्टर चाहते हैं। येवगेनी कहता है, चलो बताओ कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तब एडम कहता है, $45 मिलियन। तब येवगेनी कहता है, मैं तुम्हें इतना नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें 15 मिलियन 18 सेंट दूंगा, बदले में तुम्हारी कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी लूंगा। आगे एडम, मिगेल और रेबेका सोचने लगते हैं कि वो कंपनी का नाम क्या रखेंगे और वो वी वर्क नाम डिसाइड करते हैं। अब वापस हमें 2019 की मूवी की शुरुआत वाला सीन बताया जाता है जब एडम को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तब एडम बोर्ड मेंबर से कहता है, हमारी कंपनी अभी बहुत अच्छा कर रही है, अभी हमारी कंपनी 100 सिटी में दुनिया की 425 लोकेशन पर मौजूद है। हमारी कंपनी से 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं और हमारी वैल्यूएशन $47 बिलियन है। तो मुझे नहीं लगता एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हमें फर्क पड़ना चाहिए। आपको ये चिंता खाई जा रही है क्योंकि 2 हफ्ते बाद हमारी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तब वहाँ पर बैठा एक बोर्ड मेंबर कहता है, तुम अभी भी आईपीओ के लिए सोच रहे हो? एक्चुअली हम सभी बोर्ड मेंबर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। यह सुनकर एडम सूझबूझ खोकर चुपचाप रेबेका के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें वापस 2008 का सीन बताया जाता है जब रेबेका और एडम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी में रेबेका के पिता कपल को $1 मिलियन का चेक गिफ्ट में देते हैं।
ये देखकर रेबेका और एडम दोनों ही काफी खुश होते हैं। तभी शादी में एडम का बिजनेस पार्टनर बॉब आकर एडम से कहता है, मुझे लगता है तुम मुसीबत में हो। तब एडम कहता है, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन $45 मिलियन हो चुकी है और तुम कह रहे हो मैं मुसीबत में हूँ। बॉब कहता है, जो पैसा यज्ञ ने तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था, क्या वो तुम्हें मिल गया? मुझे लगता है तुम्हें मेरे कजन रॉन से बात करना चाहिए, जो न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एसोसिएट के बोर्ड मेंबर में शामिल है। एडम रॉन को देखकर पहचान जाता है क्योंकि उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। तब रॉन कहता है, क्या यज्ञ ने तुम्हारे सामने 18 सेंट का कुछ जिक्र किया था? एडम कहता है, हाँ बिल्कुल, यज्ञ ने मुझे कहा था कि 18 हिब्रू में लकी नंबर है और इसलिए उसने मेरी कंपनी में 15 मिलियन 18 सेंट इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया था। रॉन कहता है, 15 मिलियन तो छोड़ो, यदि वो तुम्हें 18 सेंट भी देगा तो भी तुम लकी माने जाओगे। यह कहकर रॉन वहां से चला जाता है और एडम समझ जाता है कि यज्ञ नाम के आदमी ने जो इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस उसे किया था वो झूठा था। अब सभी लोग शादी में खुशी खुशी नाच रहे थे, लेकिन एडम परेशान था। यज्ञ ने वो जगह तो उन्हें लीज पर दी थी, पर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला था। आगे एडम और मिगेल उस जगह पर थे और वो सोच रहे थे कि वो लोग इस जगह का क्या करेंगे, क्योंकि बिना इंटीरियर और फर्नीचर के कोई भी वो जगह रेंट पर भी नहीं लेगा। तब एडम मिगेल से कहता है, हमें खुद ही पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि हम यहाँ पर काम करवा पाए। जो भी ग्रीन डेस्क से हमने कमाया है, हमें वो सब यहाँ पर लगाना होगा। एडम की बात सुनकर मिगेल भी अपनी सेविंग लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कुछ भी उसने ग्रीन डेस्क से कमाया था। अब एडम ने रेंट का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन इंटीरियर का काम करवाने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत थी। इसलिए एडम रेबेका से बात करता है कि उसके पिता ने जो $1 मिलियन उसे गिफ्ट में दिए थे, वो पैसा वो उसे दे दे ताकि वो उसे उसके बिजनेस में लगा पाए। एडम रेबेका को बताता है कि यज्ञ ने उनके साथ स्कैम किया। रेबेका भी उस जगह को देखकर एडम की बात से कन्विंस होकर $1 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाती है और आगे वो लोग उस जगह पर काम करवाने लगते ताकि वो लोग उस जगह को रेंट पर दे सके। अभी उस जगह का काम पूरा भी नहीं हुआ था और एडम के सपने काफी बड़े थे, इसलिए एडम स्टारबक्स नाम के आदमी से मिलता है एक और लोकेशन रेंट पर लेने के लिए। तब स्टारबक्स यही कहता है, मैं किसी स्टार्टअप के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। आगे स्टारबक्स एक बार में जाता है, वहाँ पर एडम भी पहुंच गया था स्टारबक्स को कन्विंस करने के लिए। स्टारबक्स अपने पेरेंट्स की बात काफी मानता था और वो उनकी काफी रिस्पेक्ट करता था, इसलिए एडम स्टारबक्स को कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं देना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए इतने सारे सैक्रिफाइस किए। इसलिए लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेकर मेरे साथ वो लीज के पेपर साइन करो। तब स्टारबक्स भी एडम की बातों में आकर वो लीज के पेपर निकालकर एडम के साथ उन्हें साइन कर देता है। दूसरी तरफ रेबेका भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्राई कर रही थी ताकि उसे अच्छे रोल मिल सके। दूसरी तरफ एडम के ऑफिस के रेनोवेशन का काम भी तेजी से चल रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन स्टारबक्स आता है और स्टारबक्स को देखकर मिगेल एडम से पूछता है, ये कौन है? एडम उसे बताता है, ये हमारा नया लैंडलॉर्ड है, मेरे सिटी के सेंटर में एक और लोकेशन फाइनल की है। यह सुनकर मिगेल कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम इस फ्लोर का खर्चा भी मुश्किल से उठा पा रहे और तुमने नई लोकेशन फाइनल कर दी। एडम मिगेल को समझाने लगता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मिगेल एडम पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। आगे स्टारबक्स एडम से मिलकर कहता है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ जो लीज के पेपर हमने मिलकर साइन किए थे तुम उन्हें फाड़ कर फेंक दो। यह सुनकर एडम कहता है, ठीक है मैं फाड़ के फेंक दूंगा। और ये सुनते ही स्टारबक्स काफी खुश होकर कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते, मेरे पेरेंट्स को जब लीज के बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा हुए। उनका कहना था, ये तुमने किसे रेंट पर दे दिया, ये तो रियल कंपनी भी नहीं है। यह सुनकर एडम कहता है, स्टारबक्स मुझे लगा था कि तुम अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट हो और यही बात तुम्हारे कार्ड में भी लिखी थी, पर अब मुझे पता चल रहा है तुम तो एक बच्चे हो जिसकी की हुई डील की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हें तो अपने मॉम और डैड की गोदी में जाकर बैठना चाहिए। ऐसा कहकर एडम मिगेल को मनाने उसके पास जाकर कहता है, मुझे पता है मैं गॉड नहीं हूँ, मुझे सब रन करने के लिए तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से अंदर आओ, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आगे मिगेल भी अंदर जाकर काम में एडम का हाथ बटाने लगता है। दूसरी तरफ रेबेका भी एक्टिंग में ट्राई कर रही थी, पर उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो एक्टिंग नहीं कर पाएगी, इसलिए रेबेका एक्टिंग को छोड़कर एडम का साथ देने का तय करती है। एडम और मिगेल भी अपनी टीम के साथ मिलकर उस ऑफिस का पूरा काम खत्म कर देते हैं। अब एडम अपनी टीम से कहता है, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस जगह पर लोग अपना काम करने के लिए आएंगे और वो एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। लोग वीवर के एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे और जल्द ही हम दुनिया की कई सारी लोकेशंस पर होंगे। अब आगे रेबेका भी वी वर्क में आती है और वो देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि जिस जगह को एडम और मिगेल ने रेनोवेट करवाया था वो जगह अब लोगों से भर चुकी थी। वहाँ पर लोगों ने स्पेस रेंट पर ली थी और वो वहाँ पर आकर काम क्या करते थे। साथ ही साथ वो खाली टाइम पर दोस्तों के साथ गपशप करते थे और टेबल गेम्स खेल के एंजॉय करते थे और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे थे, क्योंकि कम रेंट में उन्हें काफी सारी सुविधाएं मिल रही थी। अब मूवी में आगे हमें 2012 के समय में वी वर्क का ऑफिस बताया जाता है,
जब वीवर काफी बड़ा हो चला था। अब एडम लोगों के लिए हीरो बन चुका था। उसकी बातें लोग पसंद करने लगे थे। जहाँ पर ऑफिस मीटिंग्स होती थी, लोगों को फ्री ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती थी और इस ऑफिस का एनवायरनमेंट किसी वर्क प्लेस के जैसा ना होकर पार्टी जैसा हो गया था, जहाँ पर हुकअप, ब्रेकअप, पार्टी शार्टी सब कुछ मजे में हो रहा था। और एडम उनके बीच ऐसा पोर्ट्रेट करता था जैसे वो कोई सीईओ ना होकर एक कैरिस्मेटिक लीडर हो। अब आगे एडम अपनी कंपनी से जुड़े सभी लोगों के लिए न्यूयॉर्क में एक समर रिट्रीट रखता है और वहाँ पर एडम हेलीकॉप्टर में रेबेका के साथ पहुँचता है और एडम सीधा स्टेज पर जाकर लोगों के बीच स्पीच देने लगता है। आगे एडम रेबेका को भी स्पीच देने के लिए बुलाता है और रेबेका भी उनके बीच जाकर स्पीच देने लगती है। तब रेबेका स्पीच में कहती है, जब एडम अकेला था, जब वो मुझसे नहीं मिला था, तब उसकी बहन एडी ने उसका बहुत साथ दिया और आज उसकी हेल्प से एडम की इतनी बड़ी फैमिली बन गई। औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि औरत का काम ही है पुरुषों को उकसाकर उनको उनकी नियति से मिलवाना। रेबेका चाहती थी कि वो लोगों को वहाँ पर इंस्पायर करे, पर इस बात से लोग ऑफेंड हो रहे थे और वहाँ खड़ा रिपोर्टर भी रेबेका की इन बातों को लिख रहा था। आगे एडम की सेक्रेटरी वेनेसा एडम और रेबेका से कहती है, जो कुछ भी डेस्टिनी वाली बात तुमने स्टेज में की थी वो तुम्हें लोगों के सामने जाकर क्लियर करनी चाहिए। लोग तुम्हारी इस स्पीच को एंटी फेमिनिस्ट समझेंगे और इससे हमारी कंपनी की इमेज को नुकसान हो सकता है। अब रात में रेबेका एडम के साथ पार्टी में थी और वो काफी एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर होने के बाद रेबेका एडम से कहती है, मुझे अब जाना होगा। तब एडम उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रेबेका कहती है, मेरे डैड एक लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उनके अकाउंटेंट ने कुछ गड़बड़ी कर दी जिसके कारण मेरे डैड को जेल जाना पड़ सकता है। अभी मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, मुझे जाकर सोना पड़ेगा। तुम पिछले कई महीनों से इस पार्टी की प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए तुम यहीं पर रुको। अगले दिन सुबह रेबेका उठती है तो वो देखती है वुमेन्स उसे बॉयकॉट करने लगी थी। महिलाएं ऑनलाइन रेबेका के व्यूज को क्रिटिसाइज कर रही थी। आगे वीवर की टीम रेबेका से कहती है, तुमने जो कुछ भी स्टेज पर कहा था उससे कंपनी की इमेज पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। तुम एक कंपनी के फाउंडर की वाइफ हो, इसलिए तुम्हें काफी संभल कर बोलना चाहिए। हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया है जो तुम्हें लोगों के बीच जाकर बोलना होगा। पर रेबेका को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत बोला है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब आगे एक लिसनिंग सेशन रखा जाता है जहाँ पर रेबेका महिलाओं से बातें करती है। वहाँ पर रेबेका महिलाओं से कहती है, जो कुछ भी मैंने स्टेज पर कहा था उसे काफी गलत वे में लिया गया और अब मुझसे माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। मैंने जो जिंदगी जी है मैंने उसी को सच माना है और मैंने उसी के बारे में कहा था, इसलिए आप लोगों को मेरी बातों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर वहाँ मुझे सभी वुमेन्स रेबेका के साथ आर्गुमेंट करने लगती है। तब उनमें से एक लड़की खड़ी होकर कहती है, मैं अपनी जॉब जाने के डर से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन वीवर्क वुमेन्स के जॉब करने के लिए सबसे बेकार जगह है। तब वहाँ खड़ी दूसरी लड़की कहती है, ये बिल्कुल सही बोल रही है, हमें सुबह 3 बजे बुलाया जाता है क्योंकि हम टीम में होते हैं। तब एक और लड़की कहती है, हमें स्टार्टअप की तरह पे किया जाता है, लेकिन हमारे फाउंडर हेलीकॉप्टर में आते हैं। तब महिलाएं वहाँ ये भी कहने लगती है कि उन्हें काम करने के दौरान लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना सब सुनने के बाद रेबेका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। रेबेका ने सोचा था जो उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी हुई थी वो उसे शांत कर देगी, लेकिन ये तो बैकफायर कर गया था। अब आगे एडम रेबेका को लेकर उनके कॉटेज पर जाता है। तब रेबेका देखती है कि वहां पर उसके पिता भी मौजूद थे और रेबेका के पिता रेबेका को बताते हैं कि उन्हें फ्रॉड के केस में 1 साल या 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। अब रात में रेबेका जो भी उससे गलतियां हुई थी उसके बारे में काफी सोच रही थी। अब वहां का समर रिट्रीट खत्म हो गया था और सभी लोग वापस स्पीच देने वाले थे। तब एडम रेबेका को एक एनवेलप देकर कहता है, तुम्हें यही सब बोलना है जो इस एनवेलप में लिखा है। तब रेबेका उस लिफाफे को जेब में रखकर कहती है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। अब स्टेज पर जाकर रेबेका वापस अपनी स्पीच देते हुए कहती है, मैंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि महिलाएं आदमियों को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, और ये सच भी था, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। पूरा सच ये है कि मैन और वुमन दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यह सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। एक्चुअल में जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम दूसरों को एम्पावर कर पाएंगे, जैसे कि एडम ने मिगेल को और मिगेल ने एडम को एम्पावर किया। हम वीवर्क है और हमें लोगों का सपोर्ट करने के लिए एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। रेबेका की इंस्पायरिंग स्पीच सुनकर वहाँ मुझे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और एडम भी रेबेका को सबके सामने गले लगाकर किस करने लगता है। अब मूवी में हमें 2016 का समय बताया जाता है जब वीवर कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। कंपनी को रोजाना $1.2 मिलियन का लॉस हो रहा था। वीवर कंपनी काफी बर्न कर रही थी और ये बात बेंचमार्क कैपिटल के ऑफिस में भी डिस्कस हो रही थी, जिन्होंने वीवर कंपनी में इन्वेस्ट किया था। जहां कैमरन नाम का आदमी ब्रूस नाम के आदमी से कहता है, हमने वीवर कंपनी में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और ये लोग कितना तेजी से बर्न कर रहे हैं। क्या होगा जो हमने इन्हें पैसा दिया है ये वो सारा बर्न कर देंगे। दूसरी तरफ एडम भी अपनी टीम को बोल रहा था कि हम इस साल 40 न्यू लोकेशन पर वीवर को ओपन करेंगे। तब वहाँ बेटा सीनियर एग्जीक्यूटिव जावी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है,
है, वैसे भी ये साल हमारा काफी बुरा गया है। एडम कहता है क्यों पॉसिबल नहीं है, 1987 से स्टारबक्स रोजाना 2 स्टोर ओपन करता है। तब जावी कहता है लेकिन हम स्टारबक्स नहीं है, हम लोग कॉफी नहीं बेच रहे, तुम्हारा बिजनेस मॉडल बकवास है। हम जगह को लीज पर लेकर वहाँ पर कुछ बल्ब और नियॉन साइन बोर्ड लगाकर कहते कि हम वर्ल्ड को चेंज करने जा रहे, हम रात दिन तुम्हारे लिए काम करते और हमें पैसा भी सही नहीं मिलता। ऐसा कहकर जावी वहाँ से जाने लगता है। तब एडम कहता है जावी वहीं रुक जाओ, अब से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। यह सुनकर जावी वहीं रुक जाता है और एडम सभी के लिए खाना और ड्रिंक मंगवाता है। आगे एडम सबसे कहता है हमें यही करके अपना बिजनेस बढ़ाना है, अगर जगह का मालिक हमें रेंट पर नहीं देना चाहता तो उसे रेंट डबल दे दो, उसे खाने पर बुलवाओ, ड्रिंक पिलाओ, कुछ भी करो, जो कुछ भी करना पड़े लेकिन उसे राजी करो। आगे वीवर के लिए काम करने वाले लोग भी एडम के आइडिया को अप्लाई करते हैं। जब कोई लैंडलॉर्ड उन्हें किराए पर देने के लिए तैयार नहीं होता तो वो ज्यादा किराया देने के लिए तैयार हो जाती। इस तरह से एडम की टीम लैंडलॉर्ड को डिनर करवा के, ड्रिंक करवा के किसी भी तरह से राजी कर लेती है और अब एडम की कंपनी रोजाना 1.8 मिलियन डॉलर का लॉस कर रही थी। एडम की टीममेट एडम को बताती है जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे उस हिसाब से हम लोग इस साल 400 मिलियन डॉलर का लॉस करेंगे, इसलिए हमें छटनी करना जरूरी है, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते। तब एडम कहता है तो ठीक है, हमें और पैसों की जरूरत है, पैसों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एडम अपने घर पर जाकर रेबेका को देखकर डर जाता है। तब रेबेका कहती है ये कॉस्ट्यूम पार्टी का मेकअप है, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तब एडम कहता है नहीं, मुझे ब्रूस के साथ मीटिंग करना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। अब रेबेका फंड रेजर पार्टी में अवतार मूवी का मेकअप रख के जाती है जहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान रहा था। वहीं पर रेबेका की मुलाकात एलिसा नाम की लेडी से होती है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। दूसरी तरफ एडम अपने इन्वेस्टर ब्रूस से मिलकर उससे और पैसा इन्वेस्ट करने की बात कहता है। तब ब्रूस एडम से यही कहता है जो तुम्हारे पास मौजूद है उससे हमें कुछ प्रॉफिट बना के बताओ, टेबल पर हमारे सामने कुछ प्रॉफिट होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, हम बेंचमार्क कैपिटल है, हमारी कुछ लिमिट्स है, हम सॉफ्ट बैंक नहीं है जिनके पास अथाह पैसा है। ये कहकर ब्रूस एडम को और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ना कहकर वहाँ से चला जाता है। तब एडम अपनी टीम को कॉल करके कहता है मुझे मासायोशी सोन से मिलना है जो कि साउथ बैंक के सीईओ है, मेरी जल्दी से जापान जाने की फ्लाइट बुक करो। तब एडम का टीममेट कहता है वो अभी जापान में नहीं है, वो अभी इंडिया में है, इंडिया में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो रहा है, वो वहाँ पर है। एडम कहता है तो ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में स्लॉट टाइमिंग लो, इनवाइट लो। एडम का टीममेट कहता है लेकिन ये प्रोग्राम तो प्रोसेस हो चुका है, इनका सारा शेड्यूल सेट हो चुका है। एडम कहता है मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें बोलो कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का सीईओ हूँ, हमारे एसेट्स 14 ट्रिलियन डॉलर के और मैं उनकी कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रेबेका अभी भी एलिसा के साथ थी, तभी उसे एडम का कॉल आता है और एडम रेबेका को बताता है मुझे अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ रहा है। कॉल कट करने के बाद एलिसा कहती है काश मेरा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह सपोर्टिव होता। आगे रेबेका अपने घर पर जाकर एलिसा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है एलिसा एक अच्छी बिजनेस वुमन थी और वो एक बड़ी जूस कंपनी को बिल्ड कर चुकी थी। अब दूसरी तरफ इंडिया में स्टार्टअप इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर दुनिया के अच्छे स्टार्टअप और बड़ी कंपनी के सीईओ मिलकर अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे। अब एडम भी वहां मौजूद था और उसने प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अपने पिता को ही बुलाया था। एडम की बारी आती है और एडम वहां पर अपनी स्पीच देने लगता है। एडम कहता है जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, उसके बाद मुझे कई स्कूल बदलना पड़े तो मेरे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, मेरे डैड भी मेरे साथ नहीं थे तो हमेशा अकेलापन मेरे साथ रहा। पर इंडिया में आकर मुझे अपनेपन का एहसास हुआ जहाँ पर बच्चे एक साथ एक हॉस्टल में रह रहे थे, एक फैमिली जैसे, और यही बात मैंने कैफे एरिया में महसूस की। जब मैं न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पर ऐसा लगा कि अकेला पानी वहाँ पर आपका एकमात्र साथी है, लोग वहाँ पर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है और हमारी कंपनी वीवर्क इसी अकेलेपन को दूर करती है। ऐसा कहकर एडम अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है और आखिर में एडम वहाँ बैठे लोगों को अपने पिता को इंट्रोड्यूस करवाता है। बाहर आकर एडम के पिता कहते हैं क्या तुमने मुझे यहाँ पर अपनी कहानी का साइड रोल देने के लिए बुलाया था? तब एडम कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर सॉफ्ट बैंक का सीईओ मासायोशी सोन आता है और वो कहता है मुझे आपकी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई, आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसी है? तब एडम कहता है हमारी कंपनी अमेज़न से 3 टाइम बड़ी है और ग्रोथ के बारे में मैं तभी बता पाऊंगा जब आप खुद वीवर्क में आएंगे। ये सुनकर मासायोशी सोन कहता है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे न्यूयॉर्क में मिलूंगा। अब वापस वीवर्क के ऑफिस में जाकर एडम अपनी टीम से कहता है हमें कुछ इंजीनियर्स हायर करने होंगे। मासायोशी सोन को टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद है, इसलिए हमें कुछ इंजीनियर हायर करके टेक डिपार्टमेंट बनाना होगा। तब मिगेल कहता है तो तुम कहना चाहते हो हम फंडिंग पाने के लिए और ज्यादा खर्च करें? एडम कहता है छोटा मत सोचो, हमें ग्रो करना है और उसके लिए हमें स्पेंड करना होगा। आगे एडम को मासायोशी सोन का कॉल आता है और वो कहता है मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रहा हूँ। तब एडम जल्दी से अपने ऑफिस में जाकर वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहो, ऐसा दिखाओ कि तुम इस कंपनी में काम करके बहुत खुश हो। तभी एडम का सेक्रेटरी ने बताता है मासायोशी सोन के ऑफिस से कॉल आया था, वो अभी नहीं आ रहे।
अब मासायोशी सोन के चक्कर में एडम की कंपनी का पर डे का लॉस $2.1 मिलियन तक पहुंच गया था। अब एडम की टीम मिगेल से कहती है हमें छटनी करके अपने खर्च को कम करना होगा, नहीं तो जितना पैसा हमारे पास है उससे हम कुछ ही महीनों तक सरवाइव कर पाएंगे। तुम्हें एडम से खर्च को कम करने के बारे में बात करनी चाहिए। अब आगे रेबेका वीडियो कॉल पर एलिसा से बात कर रही थी, तभी वहां पर एडम आता है और एडम को देखकर रेबेका समझ जाती है कि एडम बहुत परेशान है। अब अगले दिन एडम से मिलने इन्वेस्टर ब्रूस और उसके साथ एक लॉयर आता है और लॉयर एडम से कहता है हमें लॉस को कम करने के लिए हमारी 20 लोकेशन को बंद करना होगा। आगे एडम कंपनी के लॉस को कम करने के लिए कई लोगों की छटनी कर देता है और सभी को एक के बाद एक जॉब से निकाले जाने के मेल आने लगते हैं। एडम की कंपनी का लॉस जो $2.4 मिलियन पर डे था वो $2.2 मिलियन पर डे हो चुका था। अब अगले दिन एडम बाथ टब में था, तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर कहता है माशा आ चुका है। एडम जल्दी से नीचे आकर मासायोशी से मिलता है और आगे एडम मासायोशी को वी वर्क का ऑफिस दिखाने लगता है। तब मासायोशी देखता है कि एडम ने अपने जूते नहीं पहन रखे थे और वो ये देखकर हंसने लगता है। अब आगे ड्राइव पर मासायोशी एडम से कहता है मैं कभी भी कंपनी को देखकर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कंपनी के फाउंडर को देखकर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोरिया से जापान में काम करने के लिए गया था और वहाँ पर मैंने उनका सरनेम भी रख लिया था, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा आउटसाइडर रहा। जब मैं अमेरिका रहने लगा तब भी मैं आउटसाइडर ही कहलाया। मैंने जिंदगी में काफी भेदभाव और अकेलापन झेला है और तुम अकेलेपन को काफी अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए स्टार्टअप इंडिया में तुमने वो भाषण दिया था। आगे मासायोशी एडम से टैबलेट लेकर उस पर अमाउंट लिखने लगता है। एडम जब घर पे जाता है तब रेबेका अकेली बैठी हुई थी और रेबेका एडम से कहती कितने दिन हो गए तुमने मेरे साथ समय नहीं गुजारा। हमारी फैमिली हमारी लाइफ है और इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। ना तुम हमें देखते हो, ना हमसे बात करते हो और ना ही तुम हमें टच करते हो। तब एडम रेबेका को सॉरी बोलते हुए कहता है मैं हमारी कंपनी में मासायोशी से इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता था और आज वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया है। एडम रेबेका को वो टैब दिखाता है जिस पर अमाउंट लिखा हुआ था। यह देखकर रेबेका रोते हुए एडम को गले लगा लेती है और उस टैब पर $4.5 बिलियन का अमाउंट लिखा हुआ था जो मासायोशी एडम की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। तो दोस्तों ये वी क्रेज्ड नाम की सीरीज है। आई होप आपको पसंद आई हो। क्योंकि ये सीरीज 8 घंटे लंबी है इसलिए इस सीरीज को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये उस सीरीज का पहला पार्ट था। दूसरा और आखिरी पार्ट जल्द आने वाला है, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।